नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट पेश कर दिया है। चुनाव 2027 में है, लिहाजा 2025 के बजट में बहुत कुछ ऐसा अपेक्षित था जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी के नाम पर लोक लुभावन। लेकिन कितना संतुष्टिजनक बजट, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला, सरकार ने क्या साधने की कोशिश की, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ पल्लवी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि दरअसल बजट को लेकर रिएक्शन किस तरह के सत्ता पक्ष और विपक्ष के हैं, क्या कहा जा रहा है इस बजट को लेकर। वैसे बहुत कुछ वही कहा जाता है जो हर बार, फिर भी सुन लीजिए। सुने होंगे, हम भी सुने होंगे, उनमें नौजवानों बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने अलग अलग बनाया है। दूसरा, जो कुछ भी इन्होंने किया है सब बुद्ध जो सर्किट है, बुद्ध सर्किट के लिए इन्होंने कुछ नहीं। इन्होंने पर्यटक विकास के लिए अयोध्या, काशी और कुंभ को रखा, बुद्ध क्षेत्रों को उन्होंने रखा, जबकि बुद्ध सर्किट में ही सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। उससे हमारी आय होती, उसमें इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। जैसे हमारा वो है कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, कुशीनगर का थोड़ा सा चर्चा किया। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। अशोक यादव जी से ही शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बजट पर 4 लाइन का रिएक्शन पढ़ना पड़ता है देखकर। अशोक यादव जी, इससे समझा जा सकता है कि वो कितना बजट को लेकर सतर्क है, कितना उन्होंने बजट को सुना है, समझा है, देखा है। देखिए, बजट को लेकर के जो सरकार का ये नवा बजट था, सबको पता है। लेकिन आपने गौर किया होगा, जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2017 का या 2022 का, दो मैनिफेस्टो। अशोक यादव जी, 2025 में हम 2025 का बजट पेश किया गया है। 2026 तक क्या क्या करेगी सरकार, इसकी कार्य योजना रखी गई है। बेहतर होगा आप इसी पर बात करें। इसी पे बात कर रहा हूं मैं। सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मीना जी? सरकार का ऑब्जेक्टिव आपने जो कहा कि 1 साल की कार्य योजना बनाना, ठीक है, मैं मान रहा हूं उस बात को। लेकिन जो वादे किए गए थे जनता से, उन वादों को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या इस बजट में कोई प्रावधान किया है? अशोक यादव जी, बजट में क्या कमी है, बजट में क्या अच्छा है? विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों को देखने की है। बिल्कुल। बजट की अगर आपने कमी पूछा, बजट में क्या इस देश के, इस प्रदेश के, जो कि माननीय योगी जी की सरकार हमेशा कहती है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्योंकि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, माननीय मोदी जी जब कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो योगी जी सोचते हैं कि वो 5 ट्रिलियन बोल रहे हैं तो हम भी 1 ट्रिलियन बोल दें। लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है, या मुंह पर जो बोलते हैं वहीं तक सीमित है, या उसको अचीव करने के लिए कोई रोड मैप भी उनके पास है? मीना जी, आप अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप इकोनॉमी पे ही बात करें, मैं बजट पे ही इकोनॉमी दोनों पे बात कर रहा हूं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए 23% की जीआर चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए। और करंट जो ग्रोथ रेट है 5.3% की ग्रोथ रेट है। रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट चाहिए 23% की। व्हाट इज द रोड मैप टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 23% टू अचीव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी? कोई रोड मैप नहीं है। आज इस सरकार पर 8,16,000 करोड़ का ऋण है।
और प्रति व्यक्ति आय की बात छोड़िए, मैं प्रति व्यक्ति ऋण की बात अगर कर लूं तो 31,000 रुपए का ऋण प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नागरिक पर है। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि बजट में हर सेगमेंट का ध्यान देना, चाहे वो किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो। आज तक या अभी करंट बजट आप कहेंगे पीछे क्यों चले गए, इस करंट बजट में जो कि पिछला बजट जो था, इसके पहले वाला बजट मैं आपको बता दूं डिटेल कि इस बजट का 10 महीनों में 2024-25 का जो बजट था मीना जी, 10 महीनों में 54% एलोकेशन हुआ था। 10 महीनों में पिछले बजट का 54% एलोकेशन हुआ था और 2 महीने में 46% कैसे कितना एलोकेट करेंगे, कितना काम होगा। तो आप 10-10 महीने में 54% बजट एलोकेट कर रहे हैं विभागों को और 2 महीने में 46% बजट को कैसे आप एलोकेट करो, कैसे विभाग खर्च करेगा। कमोबेश यही स्थिति इस बार भी है, जो कि कहते हैं कि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट 8,08,706 कितना करोड़ का है। जी तो डॉक्टर आप सुधा मिश्रा, मैं आती हूँ आपके पास। अशोक यादव जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, बजट में कुछ अच्छा देखा आपने? कल हमने बात किया था कि पिछले बजट में क्या क्या वादे थे और कितना खर्च हुआ। आज मैंने देखा कि 92,000 नौकरियों की बात की गई है मीना जी। तो जो 92,000 नई नौकरियों की बात की गई थी, मैं बस ये जानना था कि काश 92,000 का जो 2,000 भी है वो भी नौकरी मिल जाए लोगों को, क्योंकि लोग सीधे कहते हैं इन लोगों को नौकरी क्या करना है, आप खुद से आत्मनिर्भर बनिए। तो नौकरियों की बात है, काश इस पे काम भी हो पाए। मैं उम्मीद से हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अध्यापक हूँ, मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि नौकरियां आए और बच्चे कम से कम रोजगार पाएं। जो सरकारी मदों पे नौकरियां हैं वो उनको मिले, लेकिन मिली नहीं है। आरओ का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। मैं इसलिए बार बार इस बात उठाती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम सरकार चेते। आरओ की परीक्षा नहीं हो पाई है। अब सोचिए, जो उस वर्ष 24 का होता वो भी गया, 25 का भी गया, फॉर्म 23 का था, उसका एग्जाम जो एग्जाम था वो भी नहीं हो पाया। लेकिन 92,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। पिछले पदों का क्या है इस पे कोई सूचना नहीं है, सारे परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। तो काश ये कर पाए। इन्होंने बच्चों के स्कूटी, लैपटॉप जो कुछ बंट रहा है, बांटना है, सब पे बात हुई है। लेकिन मैं जानती हूँ कि पिछला बजट जो था उस बजट का अधिकतम इस बार दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मैं दोनों में अंतर दिखूं तो इस बार आप देखेंगे 74,000 करोड़ रुपए ज्यादा है उस बजट से। लेकिन जो पिछला बजट था वही खर्च नहीं हुआ, तो उसमें आप 74,000 ज्यादा जोड़ दिए हो, उससे क्या ही फायदा होगा, ये जानने की मुझे उत्सुकता है। और मैं चाहूंगी कि प्रदेश की सरकार जितना उत्सुकता से बता रही है कि हम ये करेंगे, काश वो ये कह पाए कि हमने किया। मीना जी, मैं वहां तक लाना चाहती हूँ सरकार से, उम्मीद है मेरी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आज बजट पेश हुआ है, 1 साल है आपके पास। इस बजट पिछला की 1 साल सरकार हो क्या चुका है कर रही है, मीना जी, क्या पिछला नहीं 1 साल कर रही है? हो चुका है। नहीं, पिछले 1 साल की बात करने के लिए पूरा 1 साल था आपके पास। नहीं, आज हम हमने आज के बजट की चर्चा कर रहे हैं। प्लीज नहीं, इसलिए प्लीज मैंने आशान्वित होकर कहा, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार कुछ खर्च तो कर पाए, नौकरियां दे पाए, महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए तो काम अलग करे। मुद्दा है कि सरकार ने जो बजट आवंटन किया है उसमें से कितना खर्च करेगी, नहीं करेगी। मुद्दा ये है कि जो आवंटन किया है, जिन जिन सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की है, सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो इरादा है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? दोनों प्रवक्ताओं को सुना आपने विपक्ष के। पल्लवी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बीजेपी की प्रवक्ता के पास निश्चित रूप से बहुत कुछ कहने को है, लेकिन पल्लवी जी खुद भी जब आप बजट को देखती हैं तो कितने नंबर देती हैं इस बजट को? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने ये बजट पेश किया है। और ये बजट जो है योगी सरकार ने पेश किया, ये प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने के इरादे से ही पेश किया है। और हर बार आपने देखा है कि जो यूपी सरकार का बजट रहा है वो किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है। और इस बार जैसे कि आपको पता है कि ये देश के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष है और साथ में यूपी की स्थापना का भी महोत्सव वर्ष है। तो जो थीम है इसी थीम पे बेस्ड है। और वंचितों को वरीयता, ये इसका मेन जो है फोकस जो होगा वो इसी पे होगा। अभी सुधा जी बोल रही थी कि नौकरियों के बारे में बोल रही थी, तो मैं उनको उस पर भी जवाब देना चाहूंगी कि पिछले 7 साल का यदि आप देखेंगे, 7.5 साल में
6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी पल्लवी दी जी है। प्लीज, पल्लवी जी प्लीज, पूरे सरकार के योगी जी के आने से लेकर जाने तक का मतलब सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक का आकलन हम किसी और दिन करेंगे। अभी तो हम आज की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। बजट पेश किया गया है विधानसभा में, और उस बजट जी। में सरकार की मंशा क्या दिख रही है, सरकार ने क्या मंशा दिखाने की कोशिश की है। विपक्ष का काम है उस मंशा को समझना, उसकी कमियों को उजागर करना, और पक्ष का काम है उस मंशा को और ज्यादा साफ करना। अगर आप बेहतर होगा इसको और ज्यादा स्पष्टता दे पाए उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि दरअसल इस बजट से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है यूपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। जी, बिल्कुल। देखिए, ये बजट जो इस वर्ष का है वो पिछले वर्ष से 9.8% अधिक है, जिसमें राज्य की आर्थिक वृद्धि इसकी गति मिलेगी, इसकी बात की गई है। और ये जो बजट है वो प्रदेश की आर्थिक मजबूती या औद्योगिक विकास की बात करें, रोजगार सृजन की बात करें, इसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। और सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना। और इस बजट की यदि बात करें तो अवस्था सबको एक प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से सबको स्थान दिया गया है। शिक्षा के लिए जैसे आपने देखा होगा 13%, कृषि और संबंध जो उसकी सेवाएं हैं उसके लिए 11%। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि सबके लिए एक बजट रखा गया है, चाहे वो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हो, सामाजिक सुरक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, और सारी चीजों को एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए भी बजट है। तो ओवरऑल ये जो बजट बनाया गया है जो पूरे प्रदेश के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, महिलाओं से लेके अन्नदाता को लेके युवाओं को लेके, अभी आपने आज ही देखा जैसे योगी जी ने संविदा पे जो संविदा भर्तियां हैं उस पे भी उन्होंने उसका बढ़ा दिया है। पहले जैसे कि उनका जो न्यूनतम मानदेय था वो 16,000 था, उसको भी 18,000 कर दिया गया है। और इसके लिए प्रॉपर अलग से आउटसोर्सिंग निगम बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है सरकार ने प्रदेश के लोगों को ध्यान में रख के की हैं। और इसके बाद ही आपने देखा होगा जो संविदा पे रखे हुए कर्मी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। और इसके लिए अलग से एक इनकी भर्ती जो होगी वो किसी अलग पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू नहीं होगी, नगर निगम के थ्रू इनकी भर्ती होगी, जिसके लिए एक आउटसोर्सिंग निगम भी बनाया जाएगा। तो जी ठीक है। आलोक पांडे जी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बजट पेश किया जाता है, लेकिन संदेश उसका सीधा राजनीतिक होता है। क्या राजनीतिक संदेश देने में कामयाब हुई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? देखिए मीना जी, बजट का काम तो आय व्यय का विवरण है, लेकिन उसके बाद हमने बजट से बहुत सारी उम्मीदें की। सब लोगों ने बजट से उम्मीदें की। बजट का मतलब ये है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक बजट से संकेत मिलता है। जैसे बजट का जो प्रारूप है वो 8 लाख करोड़ तक का पहुंचता है, तो लगता है ठीक है इतना पैसा आएगा, या इतना बजट इतना बड़ा कर दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 3-3.5 लाख करोड़ तक का बजट था। 3,36,000 करोड़ तक समाजवादी पार्टी लेके जा पाई थी। अब 3,36,000 से 8 लाख करोड़ तक का बजट है, और 3,36,000 करोड़ केवल समाजवादी के शासनकाल का नहीं था। 1947 से लेकर के 2017 तक हम धीरे धीरे जब पहुंचे तब 3,36,000 करोड़ पहुंचा। और 3,36,000 करोड़ से 7-8 सालों में ही 8 लाख करोड़ का बजट हो जाना, ये बताता है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समस्या वो रेड टेपिज्म की है। कम अधिकारियों की हो सकती है, अधिकारियों की नेग्लिजेंस की हो सकती है। तो जो पैसा आता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध में जताया कि जब आप पैसा एलोकेट तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खर्च ही नहीं कर पा रहे, बजट में वापस जा रहे, तो उतना बड़ा बजट बनाने का भी क्या फायदा कि आप उसे खर्च ना कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीज भी देखनी होगी कि उनकी जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी पर अत्यधिक निर्भरता है, उसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये बात तो सच है कि जो 70-75 सालों में बजट 3.5 लाख करोड़ तक ही पहुंचा, उसे 8 लाख करोड़ तक ले जाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। दूसरी बात, अगर हम आम लोगों के नजरिए सोचे, मेरे गांव में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, उसे तो बहुत बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। उसे लगेगी ये बताओ खाद सस्ती हुई कि नहीं, बिजली महंगी तो नहीं हो रही है,
तो बिजली महंगी में हो, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। अब प्राइवेटाइज कर दी जाएगी बिजली, तो मैं तो डर जाता हूं प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, क्योंकि चीजें प्राइवेटाइज हुई नहीं कि दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दाम में नियंत्रण रखेंगे और कंट्रोल करेंगे, लेकिन मुझे डर लगता है बिजली जैसी चीजें में अगर ज्यादा प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो ग्रामीण लेवल पर जो सब्सिडाइज बिजली मिलती है वो कैसे आएगी। 5.56% की ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, और अगर हम 10% से ऊपर की ग्रोथ सस्टेन नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम दोहरी रफ्तार से चलना होगा। जिस गति से बयानबाजी उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर करते हैं, क्या उसी गति से वो काम भी करते हैं? कम से कम 5.56% की ग्रोथ से तो नहीं लगता कि उतनी गति से काम हो रहा है जितनी गति से बयानबाजी हो। जी जी, तो बयानबाजी ज्यादा हो रही है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार उस तरह से नहीं बढ़ रही है। सरकार बजट तो बढ़ा रही है, लेकिन उसको उस बजट का जो आवंटन है वो नहीं हो पा रहा है। यानी कि हर बार आंकड़ा बढ़ा देने भर से जो है वो राज्य की रफ्तार नहीं बढ़ जाएगी, राज्य के काम नहीं हो जाएंगे। हर विभाग में अगर बजट लैप्स हो रहा है तो वो बढ़ा हुआ बजट भी बेकार है, उससे कोई मायने नहीं है। सवाल ये अशोक यादव जी कि साल दर साल जब बजट पेश किया जाता है तो उसका मतलब ही साल दर साल, जैसे कि आलोक पांडे जी ने कहा, आय व्यय का विवरण होता है। अब अगर साल भर में आप लगातार विपक्ष में रहते हुए सरकार के आय और व्यय के विवरण पर नजर बनाए रखें और हर महीने 10 दिन 15 दिन में आप अलर्ट करते रहें कि देखिए बजट में आपने इतना किया, क्योंकि ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के विपक्ष के लिए नहीं है, ये पूरे देश की विधानसभाओं में बैठे हुए विपक्ष और देश की संसद में बैठे हुए विपक्ष पर लागू होता है कि आप विपक्ष बजट आता है उस दिन कहते हैं कि देखिए साहब पिछली बार क्या हुआ था। इसकी बजाय आप सरकार को लगातार हॉन्ट करते रहिए ना, हैमर करते रहिए कि भाई देखिए आपने बजट में ये कहा, क्या हो रहा है, जनता भी जाने देखें कि भाई बजट में तो ये भाषण दिया गया था, ये ब्यौरा पेश किया गया था, ये आंकड़े दिए गए थे, हकीकत में नहीं हो रहे हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं सक्रिय रहता है पूरा जब विपक्ष में रहता है? अशोक यादव जी, क्या वाकई में इतना समय राजनीतिक दलों के नेताओं के पास होता नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए भी उतनी मेहनत करें थोड़ी? देखिए मीना जी, विपक्ष में रहते हुए हम लोग बजट के अलावा प्रदेश के जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं पर समय समय पर प्रदेश की सरकार को आगाह करते रहते हैं। अभी आलोक जी ने एक चीज बताई कि समाजवादी सरकार में इतने का बजट था और बढ़ के इतना हो गया। तो बजट कोई भी सरकार पेश करती है वो 10%, 8%, 9% उसमें ऐड ऑन करके ही बजट पेश होता है। ऐसा नहीं कि किसी सरकार किसी रिजीम में अगर मान लीजिए 2024 में जो बजट पेश हुआ 2025 में उससे 10% घटा के पेश होता है, ऐसा नहीं ना होता। हमेशा बजट ऐड ऑन करके होता है। लेकिन जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं लगे फल लागे अति दूर। तो आप बजट को बड़ा दिखा दिए सफेद हाथी की तरह, इतना बड़ा बजट 8,08,000 करोड़ का बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन किस बिहाफ पे पेश किया आपने? उससे इस प्रदेश के जो कहना चाहते हैं कि अशोक यादव जी कि अगर मान लीजिए 2027 में आपकी सरकार आती है, मान लेते हैं अपन, क्योंकि सत्ता पक्ष इस समय अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपके मुताबिक तो आप जब आएंगे तो इस बजट को कम कर देंगे, आधा कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को जो सिर्फ 8,008, मैंने इसके पहले इसका जवाब एक तरह से दे दिया था कि कोई भी सरकार होती है हर साल वो बजट कुछ न कुछ ऐड ऑन करके प्रस्तुत करती है, तो घटा के प्रस्तुत करने कोई सवाल नहीं उठता। दूसरी बात कि ये जो बड़ा बजट है, बड़ा बजट के पीछे बड़ा विजन होना चाहिए। सरकार के पास बड़ा विजन क्या है? सरकार, मैंने पूछा वही। अशोक जी, इस बजट में, इस साल के बजट में कौन सा विजन सरकार को दिखाना चाहिए था? साल पर साल तो विजन दिखाती है ना सरकार, तो विपक्ष को क्या लगता है कि इस साल सरकार को इस काम पे, इस प्राथमिकता से फोकस करना चाहिए था जो नहीं किया सरकार ने? मीरा जी, अगर सरकार को कार्यकाल 5 साल का मिलता है ना, तो वो अपना एक विजन सेट करती है ना 5 साल के लिए। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के लिए सरकार अपना कोई विजन सेट करती है। सरकार का जो विजनरी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पूरे कार्यकाल का एक बजट सेट का, अपने पूरे कार्यकाल का एक टारगेट सेट करती है कि हमको 5 साल में फला टारगेट अचीव करना है, फिर वो साल दर साल उसको डिवाइड करके उसको अचीव करने की कोशिश करती है। ये सरकार पहली सरकार है जो सिर्फ हवाई बातें करती है। आप
2017 में आए, आपने कहा पीछे की बात मत करिए, 2017 में आए, आपको 22 तक का टारगेट फिक्स करना चाहिए था कि हम 5 साल कार्यकाल हमको जनता ने दिया, हम 5 साल में कहां तक पहुंचेंगे। फिर आप 22 में रिपीट किए, फिर आपको 27 तक का एक विजन सेट करके रखना चाहिए था कि 27 में हमको क्या अचीव करना है, और उस 27 को अचीव करने के लिए हर बजट में कुछ न कुछ आप एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि ग्रोथ रेट आपका वहीं का वहीं है, आप बजट तो आपका बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? बजट तो आपका बढ़ रहा है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारों की संख्या में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? बेरोजगारों की संख्या घटनी चाहिए ना। महिलाओं के किचन में क्या आपने राहत दे दिया? बुनकरों को क्या आपने राहत दे दिया? आपने बजट बढ़ाया, खूब बढ़ाया, लेकिन आपने ग्रोथ रेट नहीं बढ़ाई, और जो आपकी जनता है, उस जनता के किसी सेगमेंट को उस बजट से कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब है? ये बजट सिर्फ सफेद हाथी है, और इस बजट से अगर मैंने जो सेगमेंट गिनाए, उन सेगमेंट्स को अगर सरकार कुछ न कुछ उसमें देती, उनको राहत मिलती, तो लगता कि हाँ ये बजट ठीक है। आपने बजट बढ़ाया, साथ साथ आपने 8,16,000 ऋण भी बढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर। आलोक जी को बताना चाहिए था कि 8,16,000 का ऋण आज तक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया था। हमारे सरकार में लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का ऋण था, लेकिन आज आप दिखा रहे इतना बड़ा बजट और उतना बड़ा ऋण है। जितने का बजट आपने पेश किया उतना का तो ऋण आपके ऊपर है, 8,16,000 का, 8,16,000 करोड़ का। तो ये सब समस्या है। ऋण को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, सरकार का ऋण भी बढ़ रहा है, सरकार का बजट भी बढ़ रहा है, सरकार का कार्यकाल भी बढ़ रहा है। अब चुनाव का समय आ रहा है, जैसे जैसे अगला बजट होगा तो कहा जाएगा कि ये जो है वो चुनावी बजट है, लेकिन चुनावी बजट से पहले की बजट में सरकार ने एक अपनी मंशा दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को टच करे। अब हर वर्ग को टच करने का जो प्रयास है, उसमें आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी यहाँ इफ बट किंतु परंतु है। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा, जब सरकार कोई काम करती है और विपक्ष उस पर नजर रखता है, तो विपक्ष को भी क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की बजट की जहां अच्छी चीजें हैं वहां सराहना भी की जानी चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ तो फोकस सरकार का क्लियर है और यहाँ क्लैरिटी नहीं है। विपक्ष इतना इतना अस्पष्ट क्यों है डॉक्टर सुधा मिश्रा? मीना जी देखिए, देश लोकतांत्रिक है और सरकारों का गठन जनता के कार्यों को करने के लिए होता है। तो अच्छा काम करना ये कर्तव्य और अधिकार नहीं, ये कर्तव्य है और वो करना ही करना है। तो उसके लिए जिसके लिए वो बनाए गए हैं, उसमें अगर आप उनकी बड़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो काम तो उनका करना है ना। वो बनाए किस लिए गए हैं भाई? विधायक चुन के कोई सरकार बन रही है, सांसद चुन के कोई सरकार बने, कर्तव्य क्या है? वो सिर्फ विधायक बन के फैसले लेने तो आए नहीं है। उनका चुनाव इसीलिए हुआ लोकतांत्रिक तरीकों से कि वो जनता के हित में कार्य करें। अब जहां वो कार्य नहीं करते हैं, वहां पे उनको टोकने की जरूरत है कि नहीं, ये काम भी आपको करना था, आप वो नहीं कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे नहीं है ना कि अप्रिशिएट करो, अरे बेटा बहुत अच्छा कर दिया, बहुत, एक कदम चलो, 4 कदम और चलो, ये तो नहीं हो रहा है ना। वो कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वहां बैठे हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? विपक्ष को मानना उन्हें है नहीं। उनका विरोध का मतलब, भाजपा का विरोध का मतलब, ये कहते हैं धर्म और सनातन का विरोध। हर एक विरोध को वो पार्टियों के ऊपर ऐसे हमलावर जाते हैं, लगता है कि पूरे भारतवर्ष का विरोध कर रहे हैं। तो इन्हें विरोध को विपक्ष के रूप में लेना ही नहीं है। ये जानते ही नहीं इस बात को कि सही बात, भाई हम जब भी कोई बात करेंगे, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, कुंभ की हमने बात की, आंकड़ा ये ठीक है कितने लोग नहा लिए, ये आंकड़े सरकार के पास हैं। सोचिए मीना जी, जो सरकार हर आधे घंटे पे ये आंकड़े दे सकती है कि इतने लोगों ने डुबकी लगा ली, वो सरकार क्या उतने लोगों का आंकड़ा नहीं कि यहाँ पे इतना जाम लगने वाला है, यहाँ जाम लग सकता है, इतने लोग भुगदड़ में मर सकते हैं, मर गए हैं, क्या ये आंकड़े नहीं है? जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं बार बार पूछती हूँ कि प्रवक्ता लोग जब आते हैं तो क्यों नहीं जिस विषय पे चर्चा होती है उसको ठीक से पढ़ कर नहीं आते हैं। नहीं, मैं कहाँ कभी कहीं नहीं, मैंने घूमने चले गए आप डॉक्टर सुधा मिश्रा? मैंने सिर्फ और ना आप ना ना तो ना, मैं कभी भी आप नहीं तो करता। पढ़ी लिखी हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, अशोक मैं यादव कभी जी से नहीं मिलकर नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ शुरुआत आपकी उस बात का नहीं सुन लीजिए मीना जी, प्लीज मुझे मौका दीजिए। मैंने उदाहरण देके दिखाया कि सरकार चाहती नहीं है ना विपक्ष की बात को सुनना। अगर सच में चाहती, जैसे मैंने नौकरियों की बात की, सबको पता है उत्तर प्रदेश में जो हमारे लोग, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपने क्यों लिखाया पढ़ाया उनको? हर माँ बाप, हर घर वाले चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख रहा है। आलोक जी स्वयं टीचर है, पूछिए उनसे, माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख रहा है तो नौकरी मिले उसे, और नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है भाई। वो ज्ञानी बनने के लिए कोई जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन बच्चा अगर किसी संस्थान से कोई डिग्री ले रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है, तो उसका उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब उसको मिले।
और गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट को देने का उसका अधिकार कर्तव्य है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसका प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पे आप अपमान करते हो, धर्म का हो गया, जाति का हो गया, मतलब आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं, कई अन्य धर्मों के मेरे पर सरनेम लग जाते हैं क्योंकि मैं बात सही कर देती हूँ। तो मैं डिरेल नहीं कर रही हूँ, वाजिब प्रश्नों को ये सुनना नहीं चाहते हैं। बजट बहुत अच्छा होना चाहिए और होता भी है, लेकिन उस बजट पे जो काम किया गया वो कितना अभी तक हुआ है और कितनी इनकी मंशा करने की है। आप जानते हैं ना कुंभ के कितने पैसे खर्च हुए, हमारी सरकार ने किया, अच्छी बातें करिए, लेकिन जहां अव्यवस्था है उस समस्या को आप मानते नहीं है तो आप समाधान नहीं करेंगे। विपक्ष की बात को सुनेंगे नहीं तो समाधान कहां से करेंगे? आपको लगता है जो आपने किया वही सही है। दिक्कत इस बात की कि बातों को सुनने क्या इनके अंदर जज्बा ही नहीं और चाहते नहीं लोकतांत्रिक तरीकों से जो करना, दिक्कत यहाँ पे है। जी, पल्लवी सिंह जी, इतनी सारी दिक्कतों के बीच सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें चुनाव को ध्यान में जरूर रखा है कि अब 2 साल बाद चुनाव में जाना है। 2 साल का समय भी बचा नहीं है दरअसल। तो इस बजट में चुनाव की आहट भी कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रही है, दिख रही है, आप ही महसूस कर रही हैं और आपको लगता है कि जरूरत भी है सत्ता पक्ष में रहकर आप इस बात को और बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। देखिए मीना जी, जैसे अभी सुधा जी बोल रही थी, बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं, कुंभ की बात उठा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पे हम किसी और बात का, बजट का डिबेट करने बैठे हैं, बट दूसरी तो मैं उनका उत्तर भी देना चाहूंगी। नौकरियों की बात कर रही थी, कैसे आप कह सकते हैं कि यूपी सरकार ने नौकरी नहीं दी? 7 साल में 6.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, बाकायदा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। आप बोलेंगे तो आंकड़े भी दे देंगे और जो है देश के सामने आके बिल्कुल सरकार ने पूरे आंकड़े दिए। और अभी बात हो रही थी बिजली की निजीकरण की भी, मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। अभी ये विपक्ष का भी आरोप था, अभी आलोक जी भी बोल रहे थे, निजीकरण की बात हो रही थी। देखिए इस समय जो स्थिति है उसके लिए निजीकरण की भी आवश्यकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि इसमें बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उस समय बिजली विभाग पर 1,42,000 करोड़ ये घाटे में चल रही थी, इतना, जिसको कम करने का, ओवरकम करने का प्रयास किया जा रहा था। जब समाजवादी पार्टी ने सरकार छोड़ी थी तो 1.5 लाख से ज्यादा ये जगहें थी जो विद्युतीकरण के लिए बाकी थी। तो ये सारी जो कुप्रबंधन जो चला आ रहा था, उसके बाद सरकार ने सुधार करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी बिजली विभाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा था जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। लेकिन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता, इसको जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से योगी जी, ऊर्जा मंत्री जी उसको संज्ञान में ले रहे हैं कि उनके हितों का पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे और उसको उनको अलग अलग निगमों में समाहित भी करेंगे यदि आवश्यकता हुई तो। और प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए का भी उन्होंने वायदा किया। तो मैं ये आंसर उनको देना चाह रही थी। तो जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक से हमेशा ये चीजें बदल जा रही हैं, कोई कुछ बात हो रही, कुछ बात हो रही, तो बिल्कुल मैं सुन रही हूँ क्योंकि सारी चीजें जो है सरकार की तरफ ही आ रही हैं। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, बिल्कुल मैं सिर्फ ये नहीं बात कर सकती हूँ हाँ बजट में, तो सारी चीजें किसकी तरफ आए आप बता दीजिए। बिल्कुल सरकार की तरफ ही आएंगी ना, राजा हम थे, इसीलिए मैंने कहा ना मेरा आंसर जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात मैं मान रही हूँ, तभी तो मैंने कहा कि मैं चाह रही हूँ कि यदि आप लोग बोल रहे हैं तो उसका मैं आंसर दूं। और कुंभ की यदि बात हो रही थी, देखिए कुंभ में बिल्कुल आलोक पांडे जी एक थोड़ा छोटा सा मदद राजनीतिक दलों की जरूर करिए। तीनों राजनीतिक दलों के पैनल में जो लोग हैं, मतलब पार्टी के अध्यक्ष, और उनको जरूर कुछ वीडियो साझा करिए और उनको बताइए कि वो अपनी सरकार के काम की पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जानकारी क्यों नहीं साझा करते। पार्टी और सरकार के बीच में जो मीडिया के खासकर लोग हैं उनके साथ रेगुलर मंथन, डिस्कशन क्यों नहीं होता? अगर वो होता तो ऐसे बजट पर चर्चा नहीं करते प्रवक्ता लोग जैसी कि आज हुई है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस बात को, इसलिए क्योंकि जो प्रवक्ता है उनकी गलती नहीं है। दरअसल राजनीतिक दल जिस अंदाज में चल रहे हैं, बस चुनावी मोड में चल रहे हैं, बाकी सब कुछ इंडिविजुअल्स पर छोड़ा हुआ है। तो हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी के भीतर जितना प्रयास कर सकता है उतना करेगा। लेकिन जब तक एक सम्मिलित प्रयास नहीं होगा, अगर सत्ता पक्ष है तो सरकार और मीडिया जो पूरा प्रबंध है उनके बीच में, मतलब पूरी टीम के बीच में,
और अगर विपक्ष है तो उनके पास तो और ज्यादा पूरी की पूरी एक सेल मीडिया के पास, विपक्ष के पास हो, जो कि तथ्यात्मक रिपोर्ट पैनलिस्ट के साथ नियमित रूप से साझा करें, चर्चा करें, क्या कुछ बातें करनी है, क्या विपक्ष का संदेश बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी भी राज्य की राजनीति के राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को जब हम तथ्यों के बिना देखते हैं। आई एम श्योर आलोक पांडे जी, राजनीतिक दल भी इस बात को जरूर समझेंगे। मीना जी, ये तो मेरी बहुत बड़ी फैंटेसी है भारतीय राजनीतिक दलों से। फैंटेसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब मैंने देखा है कि मैं तो मर जाता हूँ जब मुझे तैयारी करनी होती है। मैं डिबेट बहुत बार मना कर देता हूँ, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसे बगैर तैयारी के बैठना पड़ता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आप डिबेट्स में आते हैं। ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग सुनते हैं। और जब वो बगैर मेहनत किए, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भाजपा के प्रवक्ताओं को बगैर तैयारी के आते देखा। वो बगले ढाकने लगते, उत्तर नहीं दे पाते, अपनी सरकार के काम नहीं गिना पाते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। आपको आंख कान नाक सबसे मेहनत करना पड़ता है। मैं तो क्योंकि टीचिंग फील्ड में हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती। नहीं करते, केवल आकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते। इसीलिए सरकारें उस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाता जिसने निभाना चाहिए। जैसे आपने प्रश्न कहा कि हर महीने एक रिपोर्ट जारी करिए, कितनी अच्छी लाइन दी आपने विपक्ष को। आज मुझे मैंने 4000 डिबेटें की, मतलब मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार कोई एक सकारात्मक बात आपसे मिली। मंथली रिपोर्ट जारी करिए ना, साल भर में एक बार आवाज लगाएंगे तो नकारात्मक में एक तूती की तरह आवाज, छोटी सी आवाज आएगी, जनता नहीं भरोसा करेगी। लेकिन आपने तय कर लिया कि हर महीने की 1 तारीख को सरकार की इकोनॉमिक हम मीडिया पे देके रिपोर्ट करेंगे। तो जो आपको धार्मिक आधार और आपको जातीय आधार, ये आधार अगर आप बदल दे, मेहनत करने लगे, तो देश की इकोनॉमी में और देश के लिए आर्थिक तौर पर ज्यादा जो है समृद्धि होगी। दूसरा, बिजली की बात मैं जरूर करूंगा। जैसे कि हमारी बहन ने कहा, बीजेपी की प्रवक्ता ने, कि क्योंकि सब कुछ सुधार करने के बाद में भी घाटा नहीं कवर हो रहा था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या मानूं कि सरकारें घाटे में चलती हैं, तो अब क्या सरकारों को कैसे प्राइवेट करें? इस देश के जितने बजट बनते हैं सब घाटे के बजट है। सरकारें घाटे में है, भारत देश घाटे में है, तो क्या हम भारत का प्राइवेटाइजेशन कर दें? अगर केवल कारण घाटा है, इकोनॉमिक लॉस है, तो सारी सरकारें घाटे में है। उत्तर प्रदेश सरकार भी घाटे में है, पंजाब की सरकार भी घाटे में है, नॉर्थ ईस्ट की सरकार भी घाटे में है, भारत सरकार भी घाटे में है। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि चीजें घाटे में है और सारे नेताओं को घर बैठा दे और भारत देश को एक एमएनसी की तरह चलाना शुरू कर दे, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। राष्ट्र प्रॉफिट के आधार पर नहीं चलते, लॉस प्रॉफिट के आधार पर। और राष्ट्र को चलाने के लिए, गांव को प्रकाश देने के लिए बिजली मूलभूत सुविधा है। और ना गांव में 6-7 बजे के बाद, मैं छोटा था, गांव में लालटेन में पढ़ता था, कर्फ्यू लग जाता था, शाम को 7 बजे से डकैती पड़ने का डर लगता था। तो आप जो लाइट आने से शहर में क्या अंतर आया, छोड़ दीजिए, उसकी बहुत बहस हो चुकी है। गांव का जो सामान्य जीवन है कितना ज्यादा एक्टिव होता है, कितना भय रहित होता है, केवल लाइट आ जाने से भय रहित हो जाता है। उसको अगर आप प्राइवेट कंपनियों के सहारे छोड़ते हैं, मुझे डर लगता है। प्राइवेट कंपनियों के सहारे बिजली को नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर छोड़ा जा सकता तो मैं फिर कहता हूं कि अगर घाटा एक कारण है तो फिर भारत सरकार को प्राइवेटाइज करिए, सारी राज्य सरकारों को प्राइवेटाइज करिए, वो भी घाटे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बजट उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री ने पेश किया तो विपक्ष ने 4 लाइन पढ़कर कहा ये बजट सही नहीं है। प्रवक्ताओं ने कहा ये बजट सही नहीं है, लेकिन इस बजट में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, ये दोनों ही तरफ के प्रवक्ता बताने में सफल नहीं हुए। इसलिए राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है कि जिन प्रवक्ताओं को वो इस कार्यक्रमों में इस तरह के भेजते हैं, ये सिर्फ हमारे कार्यक्रम की बात नहीं है। हम तो क्योंकि कोशिश करते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ हमारे दर्शक जो हमारे समय का, अपने समय का हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं, उनका सदुपयोग हो, उन्हें कोई जानकारी मिले। इसलिए हर राजनीतिक दल को सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति से आगे बढ़ना होगा, ताकि हमारे आम नागरिकों के हितों के लिए जिसकी चर्चा होती है, बातें होती हैं, लेकिन दरअसल कहीं वो बहुत पीछे का एक सच होता है, उसे सही आगे का सच बनाएं। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।